अब आ जाते हैं शिशिर ऋतु पर। शिशिर जैसा कि नाम और यहाँ फोटो से ही आपको नजर आ रहा है, कुछ लोग यहाँ आग तापते नजर आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शिशिर ऋतु के बारे में हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इस ऋतु में ठंड बहुत पड़ती है, ठीक, और इस मौसम में ओस जैसा माहौल होता है, ओस चारों तरफ, ठीक ना। जैसे हाँ हिल स्टेशन में जैसे जाते हैं तो जो देखने को मिलता है तो अपने यहाँ भी देखने को मिलता है इस ऋतु में। शिशिर में वातावरण जो है शीतलता होती है, के साथ ही रुक्षता बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ती है। तो आप क्या करते हो, आप जो है बॉडी लोशन लगाते हो ना, जाड़े में बॉडी लोशन लगाते हो ना कि आपकी त्वचा जो है वो ड्राई हो रही है, ठीक। तो क्या होता है, शीतलता बढ़ती है और रुक्षता भी बढ़ जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी से फरवरी तक ये सेशन रहता है। तो शिशिर ऋतु जो है जनवरी से फरवरी तक रहती है। इसमें ठंड रहती है, एटमॉस्फेयर पूरा बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। बाहरी ठंड के कारण जो है हमारी इंटरनल जो फायर है, अंदर की जो अग्नि है वो प्रज्वलित होती है, तेज होती है, सही रहती है। अग्नि के वृद्धि के कारण, चूंकि अग्नि सही रहेगी, देखो जब अग्नि पेट की सही रहेगी तो भूख लगेगी आपको। जिसको जिसको भूख नहीं लगती है तो हम ये कहते हैं मन लागनी है, ठीक ना। तो अग्नि के संबंधित उसको मेडिसिन दिया जाता है, वैसी थेरेपी कराई जाती है, ठीक, कि उसकी अग्नि सही हो जाए, वमन विरेचन कराते हैं, ठीक। तो अग्नि के प्रबल होते ही भूख शुरू हो जाती है। और शिशिर ऋतु में आहार विहार कैसा होना चाहिए, गुरु पदार्थ यानी भारी का सेवन करना चाहिए, जैसे उड़द की दाल, गुड़, खीर आदि भारी पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ठीक, समझ में आया। इससे भारीपन के कारण वात का शमन होता है। जब भारी पदार्थ आप खाओगे तो वात का शमन होगा आपके। इस ऋतु में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। इसलिए शरीर को अधिक समय तक नींद और विश्राम मिलने के कारण आहार को पचाने का समय ज़्यादा मिलता है। क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रात ज़्यादा बड़ी होती है, तो रात जब बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है आप आराम ज़्यादा समय तक करोगे, तो शरीर को पचाने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है, ठीक। तो शिशिर ऋतु के बारे में समझ में आया, क्या करना चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस ऋतु में जो है पाचन शक्ति और भूख बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात होती है कि इस ऋतु में पाचन शक्ति और भूख बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आयुर्वेद के ग्रंथों में केवल इसी ऋतु में सुबह का नाश्ता करने के लिए कहा गया है, बाकी ऋतुओं में सुबह का नाश्ता करने के लिए नहीं कहा गया है। इसी ऋतु में सुबह का नाश्ता करने के लिए कहा गया है। शीतकाल का खान पान वर्ष भर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जब आप जो शीतकालीन जो भोजन आप करते हैं, वैसे भी शीत में ठंडक में थोड़ा ज़्यादा भोजन हम लोग कर लेते हैं, तो वो पूरे साल भर के लिए हमारी जो इम्यूनिटी बूस्टअप होता है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है, ठीक। शीतकाल का खान पान जो है साल भर के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेता है। शीतकाल के 3-4 मासों में बनाए जाने वाले प्रमुख व्यंजनों में अनेक प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक पाक, मेवे, उड़द के बने पदार्थ, दूध, गुड़, मूंगफली, गेहूं। देखो हमारा जो त्योहार होता है ना, अब इसी दौरान हमारा त्योहार कौन सा आता है, कौन सा त्योहार आता है बताइए। जनवरी में मकर संक्रांति आती, खिचड़ी। तो उसमें आप क्या करते हो, मूंगफली खाते हो, गुड़ खाते हो, मेवात खाते हो, तमाम तिल खाते हो, तिलहन लेते हो। तो देखिए हमारा जो त्योहार है ना, वो सब चीज़ जो है बहुत मैथमेटिक गणना के अनुसार है। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्रों पर ही आयुर्वेद डिपेंड है। तो हमारा भोजन जो यहाँ हम बता रहे हैं, ये भोजन हमको हमारे त्योहार में मिलता है, ठीक। तो ये इसी कारण से मिलता है। मूंगफली का पट्टा खाते हैं और तमाम चीज़ें खाते हैं। वो क्यों खाया जाता है, तिल खाया जाता है, तिल का लड्डू खाया जाता है, बाकी त्योहार में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसकी आवश्यकता है। ये हमारे फोर फादर्स जानते थे, ठीक। सामान्य गर्म पानी से स्नान करें, वैसे भी ठंडक में ठंडा पानी से कौन स्नान करता है, सब गर्म पानी से स्नान करते हैं। देसी चने रात में भिगोकर सुबह चबा चबा कर खाएं। तो जो हमारा खान पान है वो देसी चना जो है आप इस मौसम में खूब खा सकते हैं, ठीक है।
आंवला और हड़ों का सेवन पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, वैसे भी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए आंवला और हरड़ का सेवन करना चाहिए, लेकिन इस सीजन में वो और महती काम करेगा। इस ऋतु में धूप का सेवन पीठ की ओर तथा आँख का सेवन सामने की ओर से करना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि धूप का सेवन पीछे से करना चाहिए। वजह ये होती है चेहरे से करोगे ना तो काले होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो नहीं, वैज्ञानिक कारण कुछ और है, लेकिन फिर मैं नॉर्मली आपको बता दिया। यहाँ ये दिया हुआ है कि धूप का सेवन जो है वो पीछे पीठ की तरफ करके करना चाहिए। ज़्यादा देर तक आप फ्रंट बैठ के धूप का सेवन नहीं कर पाओगे ना, नहीं पाओगे। तो ठीक है, अस्थमा के रोगी अपने भोजन में काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले का प्रयोग करें। अस्थमा के रोगी जो हैं इस मौसम में, क्योंकि अस्थमा का प्रकोप ज़्यादा होगा, शरद में अस्थमा वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए जो है लौंग और काली मिर्च का वो प्रयोग और मसालों का भी प्रयोग वो ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें उनको कफ में आसानी होगी, सांस लेने में दिक्कत कम होगी। अब आ जाते हैं वसंत ऋतु। वसंत भाई जैसे नाम है वैसे ही ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत को, और ऋतुओं का राजा कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी एकदम नव यौवना की तरह से चमकती है। मध्य मार्च से मई तक की अवधि को वसंत माना जाता है। वसंत ऋतु को प्रकृति का यौवन और सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वजह यह है कि इन ऋतु में, ये जो ऋतु होती है इसमें पेड़ों पे नए नए कोपल आ चुके होते हैं। होली के इर्द गिर्द आप देखिए पतझड़ खत्म हो जाएगा और कोपल आना शुरू हो जाएगा, पेड़ सब हरे हरे कपड़े पहन लेंगे, पृथ्वी एकदम उल्लासित। इसीलिए वो त्यौहार आता है होली। रंगों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कभी किसी दिन किसी क्लास में इसका डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन आज इतना जानिए कि रंगों का हमारी लाइफ में बहुत अहम भूमिका है। हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे हैं, ये हमारे कपड़े के रंग बता सकते हैं। अलग अलग रंग की अलग अलग महिमाएं, हम कैसा पहनते हैं, कैसा हमारा कलर का पसंद है। नॉर्मली कलर के पसंद से ही हम बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के बड़े इंटरव्यू होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि आपका सबसे पसंदीदा कलर कौन सा है। वो इसलिए नहीं पूछे जाते कि वो आपका कलर जान के कुछ करेंगे, वो ये जानना चाहते हैं कि आपका कलर क्या है, आप कैसा कलर पसंद करते हो तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, एक अनुमान लगाने में आसानी होती है। तो कलर्स का त्यौहार मतलब ये क्या है कि ज़िंदगी में रंगों की बड़ी भूमिका है और रंग हमारी पूरी लाइफ में है। तो ये पृथ्वी भी उसी से जुड़ी हुई है, अलग अलग रंग से पूरी पृथ्वी खिली रहती है और वो हमारा वसंत ऋतु का आगमन का संदेश होता है। नए जन्म, कायाकल्प और नई शुरुआत करने का मौसम है, क्योंकि पेड़ पौधे फूलों हरी पत्तियों के साथ खिले रहते हैं जो पृथ्वी को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। जाहिर सी बात है, वही चीज़ मैंने जो बताया। अब वसंत में आहार विहार पे आ जाते हैं। अत्यधिक गुरु पदार्थों का सेवन कम मात्रा में करिएगा। अत्यधिक जो भारी पदार्थ हैं उनकी, अब पहली बार तो आपने किया था, अब की बार जो है वसंत ऋतु में उसकी मात्रा कम कर दीजिएगा। इसे पश्चिमी हवाएं बहती हैं और इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर पश्चिमी हवा बह रही है तो उसमें आप रहेंगे तो आपके शरीर वगैरह में इम्बैलेंस होगा और दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस ऋतु में हिंदू के त्यौहार जैसे मैंने आपको बताया, होली, वसंत पंचमी, गुड़ी पड़वा, बैसाखी, हनुमान जयंती आदि तमाम त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, और यह ऋतु मानव जीवन में, यह ऋतु जो है वो मानव जीवन में हर्ष आनंद का भाव प्रकट करती है। कौन सा भाव प्रकट करती है? हर्ष का भाव प्रकट करती है, आनंद का भाव प्रकट करती है। क्योंकि देखिए, आपको ले जाके सहारा मरुस्थल में रख दिया जाए तो कैसा लगेगा? आपका दिल पुलकित होगा, खुश होंगे आप? नहीं होंगे। और अभी आपको मैं ले जाके हिमालय के ऐसे जगहों पे, हरियाली की जो जगह हैं वहाँ रख दूँ तो आप ऑटोमेटिकली, हम लोग समय समय पर जाया करते हैं, तो जब हम पहाड़ के नीचे हरी हरी वो एरिया के पास पहुँचते हैं तो ऑटोमेटिकली दिल जो है खुश होता है उसको देख के। तो ये ऋतु भी वही है। इस ऋतु का कनेक्शन आपके ह्यूमन बीइंग से बहुत तगड़ा है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतु शरीर की शुद्धिकरण के लिए होती है, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये
ये इस ऋतु में शरीर बहुत ज़्यादा डिटॉक्स होता है, डिटॉक्सिफिकेशन इसमें होती है। सबसे उत्तम ऋतु ये मानी गई है। आचार्य चरक ने इसे डिटॉक्स करने के लिए, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए सबसे उत्तम ऋतु माना है। इस ऋतु में प्रकृति भी शुद्धिकरण देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि इस ऋतु में प्रकृति भी एकदम शुद्ध नजर आती है। ठीक, जैसे कि पेड़ पौधे नए पत्तों के साथ खिल उठते हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं, पंछियां अब अचानक देखिएगा कहीं कहीं से तितली भी आ जाती है। आपको बाकी समय में नहीं, लेकिन उस समय में आपको तितलियां नजर आ जाएंगी, भौरे नजर आ जाएंगे, तमाम ऐसी चीजें नजर आ जाएंगी जो आपको लगेगा कि जीवंत हो गया है पूरा। ठीक, करीब करीब मौसम का तापमान भी बहुत ठंडा भी नहीं रहता, बहुत गर्म भी नहीं रहता, तो शरीर के लिए अनुकूल रहता। वैसी दशा तो नहीं होती पसीने में चूर रहे हैं। ठीक, तो मौसम भी बहुत अच्छा होता है और ऋतु भी, पूरी पृथ्वी भी नव यौवना की जैसे तैयार रहती है। और जैसे कि धूप में, अब एक चीज़ जान लीजिए, इस ऋतु में औसत तापमान 32 रहता है, जो कि ठिठुरती छंद के बाद, अभी जाहिर सी बात है कि आप इससे पहले के जो मौसम थे उसमें बहुत ठंड थी, बाहर नहीं निकलते थे। आज वो धूप आपको बहुत अच्छी लग रही है। किस मौसम में? इस मौसम। एक चीज़ और होता है, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे शरीर में सर्दी में जमी हुई बर्फ जो है पिघलती है, सर्दी का जो बर्फ होती है ग्लेशियरों में, तो जब धूप आती है तो वो धीरे धीरे पिघलती है। उसी तरह वसंत ऋतु में हल्की धूप और गर्मी, जब थोड़ा सा गर्मी बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जमा हुआ कफ जो है, वो जो है आम जो है, वो हमारे शरीर का टॉक्सिन वो पिघलना शुरू कर देता है। ठीक, तो वो पिघलने लगता है। आम के पिघलने से शरीर में स्रोतस, जो स्रोतस है हमारे शरीर में, आम के पिघलने से जो हमारे शरीर में स्रोतस हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक, स्रोतस मैंने पढ़ाया है, और अभी यहाँ तो स्रोतस नहीं पढ़ाऊंगा, नीचे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और स्रोतस मैंने पढ़ा दिया है, नीचे मेरी वीडियो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वैसे मेरे लिंक में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पिघलते हैं, पिघलने की वजह से शरीर में कई पाचक अग्नियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, इसकी वजह से कई रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक, अगर इस ऋतु में आप शरीर में स्थित टॉक्सिक पदार्थों को नहीं निकालते, बाय द वे, इस शरीर में उपस्थित, अगर देखिए पंचकर्म के द्वारा अगर आप निकालना है, दैट डिफरेंट थिंग, कि अगर आप कोई पंचकर्म कर रहे हैं तो ये समय सबसे बेटर है आपके पंचकर्म करने का। वमन के लिए अच्छा है, विवेचन के लिए अच्छा है, शक्ति मोक्षण के लिए अच्छा, रक्त मोक्षण के लिए अच्छा, हर चीज़ के लिए आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अगर इस ऋतु में आप अपने शरीर में स्थित टॉक्सिन पदार्थों को नहीं निकालते तो आप खांसी, जुकाम, एलर्जी आदि रोगों के शिकार बन सकते हैं। प्रायः होते हैं, हम में से 90% होते हैं। ऋतु परिवर्तन होता है तो जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, तो ये इसका कारण बता दे रहे हैं। ठीक है, आप खाने के बाद असामान्य रूप से थका हुआ, सुस्त या फिर आलस्य महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो आपको मैंने इसका पूरा सार भी बता दिया है। अगला ऋतु पे आते हैं। अगली ऋतु है ग्रीष्म। ग्रीष्म माने जो मेरी स्थिति हुई है वही ग्रीष्म। ठीक, तो ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे आप, मई का महीना गर्म होता है, मई जून का महीना, यही जो है ग्रीष्म का ऋतु होती है, इसलिए इसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। इस समय दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। आप जैसा कि जानते थे, पहले भी मैंने बताया, धूल भरी गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक, इसे लू कहते हैं। ये तो नॉर्मली आप सभी लोग जानते होंगे, हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग तो जानते ही होंगे लू चलती है। और ये हवाएं दिन के समय उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत से गतिशील रहती हैं। ये देर शाम तक गतिशील रहती हैं। इस हवा का मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, एक हीट वेव्स जब आएगी तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर उसमें चपेट में आता है और परेशान होता है। भारत में 15 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म मानी जाती है। जैसे जैसे मार्च बढ़ता है वैसे वैसे ग्रीष्म शुरू हो जाता है। होली के बाद सर्द रातें ख़त्म हो जाती हैं, गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये माना जाता है कि 15 से 17 जून तक ये चलता है। लेकिन आजकल जो है ग्लोबल इफ़ेक्ट के कारण ये ऋतुएं बहुत अपना स्थान परिवर्तित कर रही हैं। जगह 15 की जगह चला जा रहा है वो अगस्त तक भी पसीने की स्थिति वो रहती है। ठीक है, इस समय सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है। ठीक, जिससे सूर्य संपूर्ण देश का तापमान
वृद्ध होने लगता है। जाहिर सी बात है कि जब कर्क रेखा की तरफ बढ़ेगा तो हमारे भारत का तापमान भी बढ़ेगा। ग्रीष्म में आहार विहार कैसा होना चाहिए? सूर्य उत्तर में होने के कारण सीधे सर पे बढ़ता है, ठीक। लघु आहार का सेवन जैसे मूंग, हरी सब्जियां, दूध में इलायची डालकर। देखिए, दूध में जब आप इलायची डाल के पीते हैं ना, इस समय पिएंगे तो वो वैसे भी पित्त के समन का होता है। पित्त आपका अगर बढ़ा हुआ है तो दूध में इलायची डाल के अगर आप पीते हैं तो पित्त का समन होता है। हवा, और इस समय जो है ना, हवाओं का सेवन मत करिए, बाहर थोड़ा सा सतर्क होकर निकलिए, क्योंकि वो हवाएं आपको घातक, आपको परेशान कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्तू का मीठा और पतला सेवन करना चाहिए। जाहिर सी बात है, सत्तू जो है थोड़ा बहुत गाढ़ा सत्तू मत पीजिएगा। सत्तू का जो है मीठा और पतला करके इसका सेवन करना चाहिए। जौ के सत्तू के विषय में आयुर्वेद में कहा गया है कि जौ का सत्तू ठंडा और रूखा, खुरचने वाला होता है। तो जौ का सत्तू बहुत अमृत माना गया है इस समय में इस लोगों के लिए, ठीक है। आयुर्वेद में कहा गया है जौ का सत्तू ठंडा और सूखा खुरचने वाला होता है। सत्तू पीने से वीर्य बढ़ता है, शरीर पुष्ट होता है, कब्ज दूर होती है, ये स्वाद में मधुर और रुचिकर होता है और परिणाम में बल देता है, हमको बल देता है, बल, ठीक है। सत्तू कफ, पित्त, थकावट, भूख, प्यास, घाव, नेत्र के रोगों को मिटाता है और गर्मी, जलन और व्यायाम से पीड़ित प्राणियों के लिए प्रशस्त है। और गर्मियों से के लिए बहुत, जैसे देखते होंगे गर्मियों के समय में जगह जगह सत्तू की आजकल तो दुकानें लग रही हैं, लोग सत्तू पी रहे हैं, तो पीने के बाद आपको लगता है थोड़ा सा एक ठंडकी महसूस हुई। खैर, आज के ज़माने में सत्तू की जगह तो लोग कोक पी रहे हैं, जो और घातक है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप गर्मी में बाहर आपको पीना है या घर में भी पीना है तो कोक की जगह सत्तू का इस्तेमाल करिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, आपके पॉकेट के लिए भी अच्छा है। रात को सोने समय मीठा दूध घूट घूट करके सेवन करना हितकारी रहता है। इस समय में दूध का 1 चम्मच घी डाल के अगर आप पी रहे हैं तो कब्ज और पेट में बढ़ी हुई गर्मी को भी वो शमन करता है, ठीक ना। इस मौसम में हरे पत्ते वाली साग सब्जी खाएं, जैसे लौकी, तुरई, पके लाल टमाटर, छिलका युक्त आलू, चने की सूखी भाजी, बथुआ, परवल, करेला, सहजन आदि तमाम चीज़ें जो आपको मौजूद हों, इसका जो है खाइए। दोपहर में तरबूज वगैरह का सेवन करिए, संतरा का सेवन करिए, हरी नरम ककड़ी आती है उसका सेवन करिए, केला आदि जो भी मौसमी फल आपको मिले इसका सेवन हितकर रहता है आपके लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले ऋतु की तरफ। वर्षा ऋतु, एकदम वर्षा ऋतु का करंट स्टेटस है। भारत में ऋतुओं में से वर्ष की सबसे अधिक बहुप्रशिक्षित ऋतुओं में एक होती है वर्षा। क्योंकि गर्म हो रहा है, पृथ्वी भी वर्षा कर रही है, इंसान भी गर्म से कर रहा है, और अगर वर्षा नहीं होगी तो भोजन का कुछ खेत में भी नहीं होगा, ठीक है। धान बोना है, पानी चाहिए, हर चीज़ के लिए आवश्यकता है। कितना आप बोरिंग से या पंपिंग सेट से चलाओगे, तो वर्षा जो वो ऋतु होती है, ये पूरे साल इसका किसानों को और हम सभी लोगों को जो गर्मी से तप रहे होते हैं इसकी उम्मीद रहती है, इसका इंतज़ार रहता है। भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत गर्मी के बाद जुलाई से होकर सितंबर तक चलती है। अब ये जो सीजन चल रहा है ये वर्षा का चल रहा है, ठीक है। तो जुलाई से लेके सितंबर तक जो है वर्षा का सीजन चलता है। वर्षा में आहार विहार कैसा होना चाहिए? अग्नि का बल कमज़ोर हो जाता है, जाहिर सी बात है। अग्नि का बल जब कमज़ोर हो जाएगा तो आपको भूख कम लगेगा, ठीक है। गुरु आहार प्रतिबंधित है, बहुत भारी खाएंगे तो पचने में बड़ी दिक्कत होगी। शरीर को खुला नहीं रखना चाहिए, वर्षा काल में शरीर को ढक के रखिए, मैक्सिमम कोशिश करिए कि खुला ना रहे, ठीक। अब अगले ऋतु पे आ जाते हैं, शरद ऋतु। थोड़ा सा तेजी से करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शरद ऋतु, शरद तो आप समझ ही रहे हैं, शरद ऋतु, ऑटम। शरद में वृष्टि थम जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है, दिन सामान्य और रात में हल्की सी ठंडक होती है। दिन में उतनी गर्मी नहीं होती और रात में हल्की सी ठंड होती है। सितंबर से अक्टूबर तक रहने वाले सीजन को शरद ऋतु कहते हैं, ठीक। अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो ये मौसम अश्विनी कार्तिक तक का होता है, ठीक है। अश्विनी कार्तिक तक का
ये मौसम होता है। वर्षा ऋतु के जाने के बाद ये मौसम आता है। जब वर्षा आपका चला जाएगा तब ये मौसम आता है और पेड़ पत्ते झड़ना शुरू, पतझड़ जिसे कहते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसे पतझड़ भी कहा जाता है। ठीक। और इसमें जो है शरद ऋतु में जो आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए, इस ऋतु में विशेष रूप से पित्त प्रकृति वाली व्यक्ति को अधिक कष्ट होता है। ठीक। जो जिनकी प्रकृति जो है पित्त वाली है उनको अधिक कष्ट होता है। हल्का भोजन, पेट साफ रखना चाहिए, यही हितकर होगा उनके लिए। और मधुर और शीतल तिल, कड़वा, नीम, करेला आदि, चावल, जौ आदि का सेवन करना चाहिए। ठीक ना। चावल, जौ आदि का सेवन करना चाहिए। करेला, परवल, तुरई, मेथी, लौकी, पालक, इस सब का जो भी मौसमी आपको मिल रहा है, अंगूर, टमाटर, फलों का रस, या डायरेक्ट रस से अच्छा है तो आप फल ही ले लें तो बहुत अच्छा है। सूखे मेवे, नारियल का प्रयोग बहुत हितकर रहेगा ऐसे लोगों के लिए। ठीक है। शरद ऋतु की मैंने ऋतुचर्या आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। हेमंत ऋतु, मज़ेदार ऋतु इसको कहते हैं। शरद पूर्णिमा के बाद, शरद पूर्णिमा तो आप सभी लोग जानते होंगे, अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के बाद से हेमंत ऋतु जो है वो प्रारंभ हो जाती है। 12 मासों में 3 मास कार्तिक, अगहन, मास, पोष और हेमंत, ये जो हेमंत ऋतु में आते हैं। ठीक ना। इस ऋतु में शुभ तिथि और त्यौहार भी आते हैं। तमाम हेमंत में तमाम शुभ तिथियां भी आती हैं, तमाम त्यौहार भी आते हैं। कार्तिक मास में कार्तिक मास भी इसी में आता है। करवा चौथ है आप सभी लोगों के लिए। उसके बाद धनतेरस है, रूप चतुर्दशी है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज। ये जो लगातार पूरे त्योहारों का मेला लगा रहता है। ठीक ना। अब इसका आहार विहार कैसा होना चाहिए, थोड़ा इस पर भी हम लोग, हाँ मेला बहुत लगा लिए, थोड़ा आहार विहार देख लिया जाए। हेमंत ऋतु में शीतल वायु के स्वाभाविक स्पर्श होने से बलवान पुरुषों की बहुत दिनों तक की थकावट के उपरांत जठर अग्नि जो है शक्तिशाली व प्रबल हो जाती है। तो जब ठंडी ठंडी हवा लगती है तो जठर अग्नि जो अंदर की है वो थोड़ा सा प्रज्वलित हो जाती है, प्रबल हो जाती है। हवा बढ़ी हुई जठराग्नि भारी और गरिष्ठ भोजन को पचाने में सक्षम हो जाती है। तो आप भारी और गरिष्ठ भोजन भी अगर लेते हैं तो आराम से वो जठराग्नि उसको पचा लेती है। शरीर का शीत ऋतु से प्रभाव पे पड़ने वाले मुख भाग के संकुचन से क्रिया शुरू हो जाती है, संकुचन क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। ठीक ना। जिसमें शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, इस प्रकार शारीरिक शक्ति को संपन्न मनुष्य की जठराग्नि और प्रबल हो जाती है। और बलवान जठराग्नि सो जो है आपके एक बहुत तगड़े ईंधन का काम करती है। इसी के फलस्वरूप वायु का प्रकोप भी बढ़ जाता है। ठीक है। जब जठराग्नि बढ़ती है तो आहार रूपी उचित ईंधन जब नहीं मिलता है भाई हमारी जठराग्नि बढ़ी और हमको उसका उचित ईंधन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं हमारा वायु का प्रकोप शुरू हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक। आहार में इसलिए हेमंत ऋतु में घी, स्निग्धता और उन सभी चीज़ों की चीज़ों को खाने का, लवण, इन सभी चीज़ों का खाने का प्रविधान है। पूरे शरीर पर उपटन लगाना चाहिए, सिर में तेल लगाने चाहिए। कभी कभी पूरे शरीर का पसीना जितना हो सके आप निकालने की कोशिश करिए। स्वेदन भी सबसे बेटर है इस समय में। इस समय में स्वेदन अच्छा होता है क्योंकि देखिए गर्मी होती नहीं है तो आपको पसीना निकलेगा नहीं, तो श्वेत तो निकलना चाहिए हमारे शरीर से। धूप का सेवन करिए। ठीक। और गर्म मखाना या कोई इस तरह की चीज़ें खाइए और ऐसे जगह पर निवास करिए जो गर्म रहे, हीट रहे, ताकि शीत आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। इस ऋतु में लघु तथा वातवर्धक अन्य पान का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वात बढ़ेगी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हवा के तेज झोंके गए समान अगर कोई इस तरह का कोल्ड वेव्स चल रही है तो उसके सामने ना रहें, कोई चीज़ ओढ़ के रहें, और उसके सामने रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
और इसमें आप सत्तू का सेवन ना करें। जैसे उधर मैंने बताया था आपको सत्तू के सेवन करने का, तो इस ऋतु में आप सत्तू का सेवन ना करें। हमने आपको 6 ऋतुओं के बारे में और उनके आहार विहार और ऋतुचर्या के बारे में पूरा बता दिया। आपके जो सवाल आएंगे जहाँ जहाँ से आ सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब आपका ऋतुचर्या यहीं ख़त्म होता है, ठीक। और उम्मीद है कि आप लोग ऋतुचर्या को बढ़िया से समझे होंगे। जो लोग छात्र हैं वो, और जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए भी, ताकि आप ये जानिए। अगर आप जानते हैं ऋतुचर्या के बारे में तो आयुर्वेद को आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो शायद आप बीमारी से, अगर आप ऋतुचर्या सही रखते हैं तो आपकी वात पित्त कफ सही रहेगी, तो उस कंडीशन में आपको बीमार पड़ने की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, एकदम कम हो जाती हैं। आयुष मंत्र की टीम को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।